हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह की बुक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला अध्याय जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर सोर्स देखेंगे बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी बातें यहाँ पर जो दी गई हैं इस बुक के अकॉर्डिंग ही हम देखने वाले। तो शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ को सामान्य दृष्टिकोण से यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो धर्म सिद्धांत और दूसरा है धर्म सिद्धांतेतर। पहला कौन सा डिवाइड किया है? धर्म सिद्धांत। दूसरा है धर्म सिद्धांतेतर। दो श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, आगे है किसी धर्म का सैद्धांतिक संकलन उस धर्म से जुड़े मूलभूत अभिनियमों का निष्पादन करता है। ठीक है, विभिन्न बौद्ध संप्रदायों ने बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को 9 अथवा 12 अंगों में डिवाइड किया है, जिसमें से 3 पिटकों में बांटा है, यानी कि सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि ये जो 3 पिटक है इसमें सुक्त पिटक में क्या चीजें कही गई हैं, विनय पिटक में क्या कहा गया है और अभिधम पिटक में कौन सी चीजें सम्मिलित की गई। तो त्रिपिटक यहाँ समझ लेते हैं उसके अर्थ को। तो यहाँ पर बताया गया है त्रिपिटक मतलब 3 डलियां या संग्रह। ये पाली भाषा में है, चीनी और तिब्बती संस्करण में है। कौन? त्रिपिटक मतलब सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों की तीनों पाली, चीनी, तिब्बती संस्करण में है। थेरवाद मत के पाली जो है त्रिपिटक, इसमें सबसे पुराना है। मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाओं को क्या है, एक भाषा का नाम दिया गया पाली। तो ये मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी पाली भाषा, और इसी भाषा में क्या है, इसका लेखन किया गया है, मतलब संकलित किया गया है। आगे है ये जो त्रिपिटक हैं इसके अंतर्गत इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो बौद्ध संदर्भ में सुक्त पिटक क्या है? सुक्त पिटक में उन धार्मिक अभिनियमों को कहते हैं जिसमें बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में कहा है, यानी कि बुद्ध के जो ओरिजिनल उपदेश हैं वो सुक्त पिटक में रखे गए हैं। अब यहाँ पर विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में क्या है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसी में पातिमोक्ष भी जुड़ा गया है, यानी कि पातिमोक्ष जिसमें संघ के अनुशासन नियम तोड़ने पर क्या प्रायश्चित करने की एक सूची दी गई है। किसमें? पातिमोक्ष किसमें है? विनय पिटक में। तो विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं सब का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं अभिधम पिटक की। तो अभिधम पिटक में क्या जोड़ा गया है? ये जो है सुक्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों को एक व्यवस्थित ढंग से क्या है, अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश देता है। साथ ही प्रश्नोत्तर का भी समावेश किया गया है अभिधम पिटक में। अब यहाँ पर क्या है, जो ये 3 पिटक थे उनको पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिसे निकाय कहा गया है। तो सबसे पहले जो बौद्ध साहित्य है उसको 3 त्रिपिटक में बांटा गया है। त्रिपिटक में सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। अब इन्हीं पिटकों को एक अलग उपखंड में विभाजित किया गया है जिसको निकाय कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बौद्ध ग्रंथ को किस प्रकार से डिवाइड किया है, उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। आगे है, अब इस निकाय के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहते हैं हिस्टोरियन। तो यहाँ पर निकाय जो हैं बौद्ध संस्कृत परंपरा में रचित आगमों जैसे हैं, लेकिन वे एकदम समरूप नहीं हैं। सुक्त पिटक में 5 निकाय हैं। तो हमने जो बुद्ध के उपदेश थे वो सुक्त पिटक में इंक्लूड थे। तो सुक्त पिटक क्या है, 5 निकायों में वर्णित है, जिसमें है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंग्युत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो यहाँ पर 5 भागों में सुक्त पिटक विभाजित किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं, जिनको 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी सामान्य सम्मत यानी कि AD के बीच में लिपिबद्ध किया गया होगा। अब यहाँ पर खुद्दक निकाय के बारे में है कि खुद्दक निकाय में धम्म पद यानी कि नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन है। तो सबसे पहले खुद्दक निकाय है, ये 15 पुस्तकों में है, जिनको 3री
ईसा पूर्व से लेके दूसरी ईस्वी के बीच में क्या है, लिपिबद्ध किया गया होगा खुद्दक निकाय को। आगे है खुद्दक निकाय में धम्म पद जो हैं वो नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है, यानी कविताओं के फॉर्म में है नैतिक उपदेश। आगे है थेर गाथा। तो थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं के ही गीत हैं, और थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं। थेर गाथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में ये भारतीय इतिहास में उपलब्ध जैसी प्राचीनतम रचनाएं हैं, जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री के द्वारा संकलित किया गया अथवा नारियों को इसका श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वुमेन हिस्ट्री का लेखन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि वुमेन भी उस समय क्या है, अपना काम कर रही थी, यानी संन्यास में भाग ले रही थी और क्या है, कविताएं लिख रही थी। तो यहाँ पर हमें स्त्रियों के भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है भागीदारी। आगे देखते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जहांगीर में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो राजगीर में क्या होती है, एक बैठक होती है। ठीक है, एक बैठक बुलाई जाती है। प्रथम भिक्षुओं की परिषद में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति बुलाई जाती है, जहाँ पर सूक्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया है। सूक्त पिटक मतलब जो भगवान बुद्ध के उपदेश है वो, और विनय पिटक जो संघ के नियम है उसका पाठ किया गया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के काल में बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगति तक इनका संकलन क्या रहा, जारी रहा। तो यहाँ पर बताया गया है कि बौद्ध जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तभी बुला ली गई थी, फिर दूसरी उनके मृत्यु के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगति बुलाई जाती है, जहाँ पर क्या है, इनका संकलन किया जाता है सूक्त पिटक और विनय पिटक को। आगे है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अशोक के काल तक क्या है, तृतीय बौद्ध संगति तक क्या है, सूक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन क्या है, जारी रहा। इस प्रकार पाली पिटकों का संकलन काल 5वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पाली पिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत गामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह बताया गया है कि पाली पिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया, मतलब लेखन कार्य किया गया। कब, पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी। आगे स्वाभाविक है तब तक इसमें काफ़ी संशोधन किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर लेखन कब से शुरू होता है, दूसरी बौद्ध संगति से, और बौद्ध संगति में सूक्त पिटक विनय पिटक का पाठ किया जाता है। तब से क्या है, लेखन मतलब चलता रहा, और फिर जब अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति होती उस समय भी इसका संकलन क्या है, जारी रहा। और सबसे पहले जो लिपिबद्ध किया गया वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के स्वामी या शासक वत्तगामिनी की देखरेख में किया गया। आगे है, पाली में संकलित धर्म सिद्धांतेतर बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्ना जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से अधिक प्रसिद्ध है। इसको इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया था, मतलब एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है मिलिंद पन्नो। बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी हुई पुस्तक जो है नेति ग्रंथ, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नेति ग्रंथ हो जाएगा। नेति ग्रंथ और नेति प्रकरण क्या है, इसी काल की रचना है। आगे है, नेति ग्रंथ और नेति प्रकरण जो है वो इसी काल की रचना है। 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई त्रिपिटकों की व्याख्या महत्वपूर्ण है। बुद्ध के जीवन की कथा से संबंधित पहली महत्वपूर्ण रचना जो है निदान कथा पहली शताब्दी
AD में लिखी गई है। तो निदान कथा जो है वो पहली शताब्दी AD में लिखी गई है। श्रीलंका की पाली बौद्ध रचनाओं में दीपवंश जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखी गई, महावंश 5वीं शताब्दी में लिखी गई। ऐतिहासिक और मिथकीय विषयों का मिश्रण है इसमें। बुद्ध की जीवन कथा तथा बौद्ध संगीतियाँ, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश और बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन जैसे विषयों का वर्णन करती हैं। कौन? दीपवंश और महावंश। आगे है पाली के अतिरिक्त संस्कृत अथवा बौद्ध संस्कृत और प्राकृत का संयुक्त प्रयोग में भी बौद्ध साहित्य की उत्कृष्ट परंपरा रही है। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं में सृजन के लिए संस्कृत का उपयोग बढ़ने लगा है, किंतु सरस्वतीवाद जैसे महानेतर बौद्ध संप्रदायों में भी धार्मिक सिद्धांतों का संकलन संस्कृत में हुआ है। उदाहरण के तौर पर सरस्वतीवाद का सिद्धांत संस्कृत में है। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में महायान मत का प्रभाव है। इनमें बुद्ध के जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त संस्कृत प्राकृत मिश्र भाषा में संघ के अभ्युदय एवं विकास की विवेचना की गई है। पहली और दूसरी शताब्दी की रचना जो है ललित विस्तार में भी बुद्ध के जीवन की कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। यह रचना सरस्वतीवाद संप्रदाय की होते हुए भी महायान मत से बहुत प्रभावित है। यह रचना संस्कृत अथवा मिश्र संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखी गई है। जीवन चरित्र के धार्मिक संस्करण की इस विधा को हेजियोग्राफी की संज्ञा दी गई है। तो कभी शब्दावली आए हेजियोग्राफी क्या है, तो हेजियोग्राफी में क्या है? जीवन चरित्र के धार्मिक संस्करण की विधा को हेजियोग्राफी कहा गया है। आगे है संस्कृत के लिखे साहित्य में अश्वघोष का बुद्ध चरित्र यानी पहली दूसरी शताब्दी तथा अवदान साहित्य प्रमुख है। नैतिक उपदेशों के साथ लिखी गई अवदान कथा की श्रेणी में अवदान शतक यानी द्वितीय शताब्दी तथा और दिव्यदान यानी चतुर्थ शताब्दी प्रमुख है, जिनमें बुद्ध और मौर्य सम्राट अशोक की जुड़ी कथाएं सम्मिलित है। तो इस टेक्स्ट में बौद्ध साहित्य में एक साहित्य का जो कालक्रम है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिखाई देता है, क्योंकि एग्जाम में भी हमसे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों को एक कालक्रम में हमें कूट देकर प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें एक बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में आउटलाइन हो जाएगी कि कौन सा टेक्स्ट जो है साहित्य पहले लिखा गया है फिर उसके बाद लिखा गया है। आगे देखते हैं, इसमें बुद्ध और मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ी कथाएं संकलित हैं। पहली शताब्दी की अष्ट सहस्त्रिक प्रज्ञा पारामिता तथा सद्धर्म पुंडरीक में बुद्ध बोधिसत्व यानी भविष्य में आने वाला बुद्ध तथा महायान सिद्धांतों का वर्णन है। बाद में महायान विचारक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, आर्यदेव, बुद्ध पालित और दिग्नाग की रचनाएं संस्कृत में हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के इतिहास, बौद्ध सिद्धांतों, बौद्ध संगीति अथवा अशोक जैसे संरक्षक शासकों के वर्णन के साथ साथ अपने समय के समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में भी व्याख्या करने में सक्षम है। इसके द्वारा प्राचीन भारतीय अतीत को देखने के लिए एक ब्रह्मोत्तर झरोखा उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स दिया गया है कि बौद्ध, हमने बात की थी कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं बौद्ध भिक्षु बनी हैं, उन्होंने भी क्या है यहाँ पर अपनी कविताएं लिखी हैं। तो कुछ कविताओं के बारे में यहाँ पर क्या है वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ पर प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत रखा गया। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।